गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स खंडवा। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि हम आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज लेकर आए हैं फिजिक्स के लिए। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन भी आपके लिए एक नया टॉपिक है, बिकॉज ये टॉपिक 11th और 12th स्टैंडर्ड में कवर होता है मैथ्स में। हम तो मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है। चलिए, तो बाकी के जो दोनों वीडियोस हैं आपने देखे होंगे, डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 पार्ट 2, और आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं इंटीग्रेशन के बारे में बात करना चाहूं, इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं समाकलन, इसके बारे में अगर मैं छोटी सी बात करना चाहूं तो समझने के लिए इस टॉपिक को एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूं मैं आपको। एक ग्राफ लेते हैं हम। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में ग्राफ के माध्यम से समझा था कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, ऐसा क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन में। समझते हैं इस चीज को भी। एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं, y वर्सेस x ग्राफ। ठीक है, अब एक कोई सा छोटा सा कर्व है यहाँ पर। सपोज कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से ऐसा कुछ कर्व जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक हमको ऐसा ग्राफ दिया है। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू है a, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू है b। इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। x की वैल्यू तो हमको पता है कि a से कहां तक जा रही है, b तक जा रही है इस ग्राफ के लिए, या मैं कहूं इस वाले पूरे रीजन के लिए। जैसे मैं अगर दिखाना चाहूं इस रीजन को, ये वाला भाग, सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, आई होप सबका मूड बन गया होगा पढ़ने का, वीडियो देखते से ही, है ना, कि क्या बातें हम करने वाले हैं। तो सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठ गए होंगे पढ़ने। तो ये क्या क्या है अब बातें यहाँ पर। x हमको पता है a है यहाँ पर इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में x की जो वैल्यू है कहां से कहां तक है, a से लेकर b तक है। मतलब x की एक डेफिनेट लिमिट हमें पता है कि x a से कहां तक जा रहा है, b तक जा रहा है। अब अगर मैं आपसे y के बारे में कुछ पूछूं कि y की वैल्यू क्या है, तो आप y बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। हर पॉइंट पर y की वैल्यू वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ आएंगे तो भाई की कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पर भाई की अलग वैल्यू है कुछ, इस पॉइंट पर भाई की कुछ अलग वैल्यू है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू कम हो रही है। ऐसे मतलब भाई बढ़ रहा, फिर कम हुआ, फिर वापस बढ़ने लग गया, ऐसे कुछ कहानी बन रही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे इस वाले पार्ट का एरिया बताओ, x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक का मुझे एरिया कितना है वो बताओ, तो आप कैसे बता पाएंगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको भाई के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, या कहां पर क्या वैल्यू है, कम है ज्यादा है, ये सब कुछ कहानी। क्या करें हम इसके लिए? इसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन है, मैं अगर ऐसा कुछ करूं, सपोज यहाँ पर इस वाले पार्ट में मैंने इसको छोटे से पार्ट में बांट लिया। ये पूरा जो मेरा हिस्सा है, पूरा एरिया जो है, वर्ग जो है जितना भी, उसको मैंने एक छोटे से हिस्से में बांट लिया, टुकड़ा कर दिया उसका, या हमने सोचा इतना भाग हमने यहाँ से काट लिया है उसका, इतना हिस्सा। और इसकी जो चौड़ाई है वो है dx। समझ गए मेरी बात आप? और इसकी जो ऊंचाई है या लंबाई है ना, भाई में कितना है ये मैं मानती हूँ, सपोज भाई 1 है इस पॉइंट पर, है ना, बहुत छोटा सा हिस्सा काटा है। तो अब मैं इसको उठाकर अगर यहाँ बनाना चाहूं तो मैं ऐसा कुछ बना सकती हूँ। हो सकता है थोड़ा ऊंचा नीचा बने, जैसा भी बने, लेकिन वही है। ठीक है, तो ये हमारा dx है जो हमने इतना पार्ट लिया है, जिसकी चौड़ाई dx है ना, यहाँ इतनी चौड़ाई, और लंबाई जिसकी हमने मानी है, ऊंचाई है कितनी है, भाई 1 है। ये वाला पार्ट यहाँ पर ऐसा रहेगा स्ट्रेट, क्योंकि आपको भले दिख रहा हो कि आप कहोगे ये तो ऐसा कुछ है नीचे जा रहा है, लेकिन ये मैंने बहुत छोटा सा भाग लिया है, उसका छोटा सा भाग लिया है, तो उस छोटे से भाग के लिए ये पूरा भाई 1 ही रहेगा। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो भाई 1 ही रहेगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस छोटे से हिस्से का मुझे एरिया बताओ, तो आप बता सकते हैं? अब ये क्या बन गया मेरे लिए, एक रेक्टेंगल बन गया है, आयत बन गया है ना। कैसे? ये dx है, इसकी चौड़ाई dx, इसकी लंबाई भाई 1। तो मैं क्या रख सकती हूँ इसके एरिया के बारे में, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लिख सकती हूँ भाई 1 इंटू dx। हाँ या नहीं? इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी कि हमने एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से अलग कर लिया, उस हिस्से का हमने एरिया पता करने की कोशिश की, हमने उसकी ऊंचाई ली है या लंबाई ली है भाई 1, और उसकी जो चौड़ाई है या ब्रेड्थ है वो है dx। तो इसका एरिया मैं अगर निकालना चाहूँ तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही किया भाई 1 इंटू dx। ऐसे ही मैं छोटे छोटे टुकड़े करते जाऊं अगर इस पूरे
भाग के, इस पूरे एरिया के, तो मुझे इस पूरे भाग का कंप्लीट एरिया मिल जाएगा x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक का। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा और ले लिया, वैसे छोटा सा लिया है लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने, मैग्नीफाइड बनाया है ना। इसकी भी चौड़ाई हमने dx ही ली है, dx ही लेना है, सेम चौड़ाई, जितनी चौड़ाई यहाँ पे काटी थी उतनी यहाँ पर है। अगर बराबर नहीं दिख रहा हो तो मुझे माफ करना, है ना। और ये इसकी हाइट जो है हम मानते हैं इसकी हाइट है y2, क्योंकि हाइट तो अलग अलग ही होगी, ऊंचाई तो अलग ही होगी ना। इसको भी मैं अलग से दिखाना चाहती हूँ, है ना। चौड़ाई तो अभी भी वही है dx, ऊंचाई कितनी है y2, इसका एरिया बताओ मुझे, ये इसका एरिया था, ठीक है, इसका एरिया मुझे बताओ। तो एरिया अब वापस से क्या होगा, ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, एक आयत बन गया है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हो जाएगा y2 इंटू dx। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर इसके ऐसे ही छोटे 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 टुकड़े करती जाऊं, छोटे छोटे भाग लेती जाऊं, तो एरिया निकलता जाएगा y1 इंटू dx, dx तो सेम ही रहेगा, y बदलेगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम ये जो चौड़ाई ले रहे हैं वो एक जैसी ले रहे सभी टुकड़ों के लिए, है ना। तो सिर्फ हाइट बदलेगी, ऊंचाई बदलेगी, तो y1 इंटू dx, y2 इंटू dx, y3 इंटू dx, ऐसा हम करते जाएंगे, तो इस पूरे हिस्से का एरिया जो है वो आ जाएगा। अब एरिया कैसे निकालें, इसको जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, जितने भी टुकड़े किए हैं छोटे छोटे टुकड़ों को मैं अगर पूरा जोड़ दूं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों का एरिया निकालकर अगर मैं उन सबको जोड़ देती हूँ सारे एरिया को, तो क्या मुझे इस पूरे का एरिया मिल जाएगा, यस और नो, है ना। कि छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में करती गई, छोटे छोटे टुकड़े करती गई और उनका सबका एरिया निकाल दिया, फिर सबके एरिया को जोड़ दिया, प्लस कर दिया, तो मुझे किसका एरिया मिल जाएगा, इस पूरे पार्ट का, है ना। इनका सबका एरिया निकालते निकालते x a से लेकर x b तक, और इन सबका मैंने एरिया निकाला और सबको प्लस कर दिया, तो मुझे इस पूरे भाग का एरिया मिल जाएगा, है ना। क्योंकि भाई बदल रहा है कंटिन्यू, देखा जाए तो, है ना, भाई की वैल्यू चेंज होती जा रही है ना, हमको पता नहीं भाई क्या है किस पॉइंट पर। चलिए, तो अब इससे मैं लिख सकती हूं एरिया अंडर कर्व, कर्व ही है एक प्रकार का, है ना। एरिया अंडर कर्व कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर इन टुकड़ों के माध्यम से लिखने की कोशिश करूं तो y1 इंटू dx एक हिस्से का एरिया, प्लस y2 इंटू dx दूसरे हिस्से का एरिया, जो मैंने यहाँ पे काटा, छोटा सा टुकड़ा काटा था, छोटा सा पार्ट लिया था, y3 इंटू dx प्लस y4 इंटू dx, प्लस ऐसा होता रहेगा। कितने टुकड़े लिए मुझे नहीं पता, तो ऐसे छोटे छोटे हिस्सों का अगर मुझे एरिया निकालना है, छोटे छोटे हिस्सों को मुझे प्लस करना है, छोटी छोटी वैल्यूज को अलग अलग, तो मैं कह सकती हूं इन सबको इंटीग्रेट कर दो, भाई को इंटीग्रेट कर दो किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में, dx तो कॉमन है, तो इंटीग्रेट किसकी टर्म्स में कर रहे हैं हम, dx की टर्म्स में, और जो चेंज हो रहा है उन सबको प्लस कर दो आपस में। dx तो सभी जगह पर है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है हर हिस्से के लिए, हर पार्ट के लिए, तो y को हमने इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। और इंटीग्रेशन जो ये हो रहा है, अब देखो किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, x की रिस्पेक्ट में, तो x की लिमिट क्या होगी, x a से लेकर x b तक, और उसको हम ऐसे कुछ लिखते हैं, लिमिट को हम यहां लिखते हैं कि x कहां से कहां तक जा रहा है, तो x a से लेकर b तक जा रहा था, तो हमने x की लिमिट रखी a से लेकर b तक। ये बात हम अभी और समझेंगे, क्वेश्चन जब बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अभी सिर्फ इस ग्राफ के माध्यम से अगर हम समझे तो पूरी कहानी ऐसे कुछ बनती है। अगर हमको इस पूरे भाग का एरिया निकालना था, हमने छोटे छोटे हिस्से ले लिए, उसमें से सबकी चौड़ाई एक जैसी ली dx, और उनके अलग अलग एरिया पता किए, उन सबके एरिया को अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे इस पूरे कर्व का एरिया मिल जाएगा। वही मैंने इंटीग्रेशन के माध्यम से बताया है। इंटीग्रेशन मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं प्लस करना, सबको जोड़ना आपस में, वही किया, छोटे छोटे एरिया को आपस में जोड़ा हमने, ठीक है। तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन या समाकलन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, ये सब तो बातें कहानी हो गई ग्राफ के फॉर्म में, अब करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करेंगे हम उसको, है ना, वो सब कहानी हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं। पहले तो क्या रूल्स लगाते हैं इंटीग्रेशन के लिए, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखे थे। चलिए, तो इन सब चीजों को हटा देते हैं, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल से पहले बात करते हैं कुछ रूल्स की कि कैसे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में बात की थी, x की पावर n है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, cos x का कैसे होगा, sin x का, log x, e की पावर x, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन बहुत बेसिक सा है, हमारे सिलेबस में कह सकते हैं या फिजिक्स में, ज्यादा डीप में हमको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है। इंटीग्रेशन देखा जाए तो बहुत बड़ा है, एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है वो, डिफरेंशिएशन से डबल कह सकते हैं उसे हम। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है। मतलब हम जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम कह सकते हैं वो क्या है, बेसिक इंटीग्रेशन है। ठीक है, मतलब बेसिक बातें हम इंटीग्रेशन की यहाँ पर देखने वाले हैं। रूल्स देखते हैं कि कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। पहला, भाई अगर आपको दिया है x की पावर n, तो भाई का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में है, x की टर्म्स में भाई है, तो वैसे ही जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे भाई का इंटीग्रेशन भी होगा किसकी टर्म्स में, x की। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n प्लस 1 पूरे के अपॉन में n प्लस 1, और साथ में एक आ जाता है कांस्टेंट c। कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं अभी ये है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब कि हमको x की कोई लिमिट नहीं पता है कि x कहां से कहां तक बदल रहा है या x कहां से कहां तक जा रहा है। इसीलिए हम साथ में एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है c, किसमें, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आपको लिमिट पता है कि जिसके रिस्पेक्ट पे आप डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी लिमिट क्या है, तो फिर हमें यहाँ पर कांस्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं। y इज इक्वल टू, अगर कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, x है ही नहीं, तो इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का हो गया है cx प्लस c1। अब यहाँ पे c एक जैसा मत समझना, ये कांस्टेंट है, ये किसका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई कांस्टेंट अकेला है तो उसके साथ में एक x आ जाता है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, क्या है, 1 है, ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को। अब 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 का dx के रिस्पेक्ट में करने पर क्या आ जाता है, x आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर 1 मतलब क्या हम कह सकते हैं, और मैं अगर इसको समझाना चाहूँ तो x की पावर 0 कह सकते हैं 1 को। तो क्या होगा, अभी अभी हमने बात की x की पावर n मतलब x की पावर 0, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 का अगर मैं इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो क्या आएगा, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, मतलब कितना आया है, एक्चुअल में x ही तो आया है। तो यहाँ पर अगर अकेला कोई कांस्टेंट है उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसके साथ में इंटीग्रेशन का जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल आ जाता है। वो क्यों आया है इस कहानी से समझो। हमने माना यहाँ पर 1 है तभी तो c है, अगर 0 होता तो c होता ही नहीं, मल्टीप्लाई में 0 हो जाता। लेकिन अगर यहाँ 1 है तो हम क्या कह सकते हैं, 1 मतलब क्या, x की पावर 0 कह सकते हैं। x की पावर 0 होती है 1, x की पावर 0 का अगर आप इंटीग्रेशन देखना चाहोगे तो क्या आएगा, x उसकी पावर में प्लस 1 अपॉन में प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x ही आएगा। तो इसलिए x आ चुका है। एग्जाम्पल भी हम सारे देखेंगे, अभी सारे रूल समझ लेते हैं। अगर e की पावर x है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। अगर 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। उल्टा है, मतलब पूरा समझ सकते हैं हम। log x का होता था डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट है, हम ये बात कह सकते हैं। डिफरेंशिएशन अवकलन और यहाँ पर क्या है, समाकलन, सबको मिलाना है, जोड़ना है। अगला हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू, मान लो sin x है, x cos x sin x ले लेते हैं। इंटीग्रेशन sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x। उल्टा है, समझ लो, याद करने की तरीका ये भी है। वहां पे क्या होता था, sin x का cos x होता था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। y अगर cos x है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है, इंटीग्रेशन तो वही हो रहा है जैसा डिफरेंशिएशन हो रहा था, cos का sin, sin का cos, लेकिन माइनस प्लस में डिफरेंस आ चुका है। जितने रूल जरूरी है हम वही देखेंगे। अगर आपको कहा जाए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx आ जाएगा tan x।
मैं यहाँ पे प्लस सी लगाना भूल गई थी, तो आप लगा लें, क्योंकि हम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, इनडेफिनेट है तो माइनस प्लस सी एक कांस्टेंट साथ में लिखना पड़ेगा। इस कांस्टेंट का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मोशन इन वन डायमेंशन के। मोशन इन वन डायमेंशन में क्या होगा, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, है ना, त्वरण, वेग, स्पीड की बात करेंगे। ये सब बातें जब हम करेंगे तो इस सी की वैल्यू आपको क्या है क्या नहीं है वो समझ में आएगी, कैसे इसका यूज हो रहा है एक्चुअल में। अगर लिमिट नहीं है तो सी लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा, और अगर लिमिट पता है तो सी की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, इतने रूल्स हो गए होंगे सभी क्लियर, किसका इंटीग्रेशन क्या आता है, क्या रूल है। हटा देती हूँ मैं इन सब चीजों को, रूल से लिखे अभी वैसे भी हमने। चलिए बढ़ते हैं, एक दो रूल्स और बाकी हैं, उसके बाद देखते हैं हम एग्जांपल्स। तो 8th वाला हमारा देखते हैं, y इज इक्वल्स टू, अगर आपको दिया है cos x स्क्वायर एक्स, वैसे इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी हमको, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सी तो कांस्टेंट है, लगाना ही है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है ना, क्या नंबर है वो हमको अभी नहीं पता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अब अगर एक कुछ अलग तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी, अगर आपको ऐसा कुछ दिया है वो हम अलग से देख लेंगे। चलो पहले इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक दो, ये कैसे होता है। फर्स्ट, भाई अगर आपको दिया है ऐसा कुछ लिख लेते डायरेक्टली क्वेश्चन, है ना, इंटीग्रेशन करना है आपको x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स dx। कैसे होगा, वही रूल लगेगा, x की पावर n वाला क्या हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 7 dx प्लस मैं अलग अलग करके लिख रही हूँ क्योंकि प्लस में है माइनस में है टर्म्स, तो हम इंटीग्रेशन अलग अलग लिख लेते हैं पहले सभी का। अच्छा, ये वन अपॉन क्या है, अंडर रूट है, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ x की पावर -1/2 लिख सकती हूँ, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, और अंडर रूट में है इसलिए पावर 1/2 1/2, है ना, कर लो। पावर में एक प्लस करना है, अपॉन में भी पावर में एक प्लस करना है, यही रूल है x की पावर n का, x की पावर n वाला रूल लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 5 है, पावर में एक प्लस करना है, अपॉन में एक प्लस करना है, माइनस, वही कहानी यहाँ पर भी है, पावर में एक प्लस करना है, अपॉन में पावर में एक प्लस करना है। प्लस सी लगाना है तो पूरे के साथ में प्लस सी आएगा, ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ इसके साथ इसके साथ अलग अलग प्लस सी आएगा, क्योंकि आपने एक ही वेरिएबल लिया है जो है dx। चलिए, तो क्या आ गया हमारा आंसर, x की पावर 8/8 प्लस x की पावर 6/6 माइनस कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2, ऐसे ही होगा। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 8/8 प्लस x की पावर 6/6 माइनस 1/2 आगे आ जाएगा x की पावर 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 को अंडर रूट x। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल कैसे हमने लिया है और कैसे अप्लाई किया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, इंटीग्रेशन करना है आपको cos, ऐसा लिख लेते हैं 5 cos x माइनस 7 sin x प्लस 6, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो 5 वैसा का वैसा कांस्टेंट, ऐसा लिख लेते हैं पहले अलग अलग, अभी थोड़े स्टार्टिंग है, शुरुआत है, इसलिए हम सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है 7 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन करना है 6 dx। का रूल लगाने में आसानी होगी और कुछ नहीं, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसा का वैसा रहेगा, कांस्टेंट के साथ में अगर कुछ है तो कांस्टेंट वैसा का वैसा रहेगा। ये बात मैंने शायद बताई नहीं, लेकिन इस बात को यहाँ पर समझ लें। तो cos x का होता है sin x, cos x का sin x माइनस 7, अगेन कांस्टेंट है 7 वैसा का वैसा, sin x का होता है माइनस cos x प्लस 6 तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन साथ में लग जाएगा एक x। जैसा कि हमने बात की थी, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसके साथ में एक वेरिएबल ऐड हो जाता है। यहाँ पर क्या ऐड होगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या ऐड होगा x। क्यों आएगा हमने समझा था, चाहे तो वीडियो को वापस देख ले रिवर्स करके, क्या कहानी बताई थी। तो 5 sin x प्लस 7 cos x
प्लस 6x और ये है प्लस c। तो मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। जो बेसिक रूल्स हैं उनके हिसाब से हमने देखा कि कैसे हम इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट और ले लेते हैं, फिर बढ़ते हैं हमारे अगले मेथड की तरफ। अगले कुछ रूल्स बाकी हैं उनकी तरफ कि वो रूल्स क्या कहते हैं। थर्ड वाला देखते हैं एग्जांपल। अगर आपको इंटीग्रेट करना है, मैं अगर कहूं इंटीग्रेट करो cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ है। अब cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हम जानते हैं। एक सेकेंड, एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करो। ये एग्जांपल देखेंगे हम, ये इसके लिए पहले एक मेथड आपको सीखनी पड़ेगी, इसके दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ना। आपको दिया है y इज इक्वल्स टू 2 sin x माइनस 5 x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x, ऐसा कुछ दिया है ना, क्यूब रूट है। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, वही मेथड पूरी हमारी है। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x माइनस 5x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3x, मतलब क्यूब रूट है dx, है ना। कर लो इसका इंटीग्रेशन। अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, 2 कांस्टेंट है वैसा का वैसा, sin x का हो जाएगा माइनस cos x माइनस 5 वैसा का वैसा, x की पावर में 1 ऐड होगा, अपॉन में 1 ऐड होगा, प्लस इसको मैं क्या लिख सकती थी, यहीं पर लिख लेती हूँ, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्यूब रूट है मतलब क्या है एक्चुअल में, ये ऐसा कुछ है 1 अपॉन एक्स का पावर 3/2, क्यूब रूट है तो ऐसे लिखेंगे। इसी को मैं क्या करती हूँ फिर ऊपर ले जाती हूँ, तो x की पावर क्या हो जाएगा माइनस 3/2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, क्यूब रूट है ना। तो क्या किया हमने, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 3/2 और इसी को फिर हमने ऊपर ले जाके लिख लिया क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर में 1 प्लस अपॉन में भी x की पावर जो थी उसमें 1 प्लस, प्लस कांस्टेंट लगाना है तो हमने लगा दिया है। कर लेते हैं सॉल्व। इंटीग्रेशन तो हो चुका है, माइनस 2 cos x माइनस 5/8 हो जाएगा, ये 7 प्लस 8 और x की पावर में भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस अगर उधर देखो तो x की पावर हो जाएगी माइनस 1/2 अपॉन में भी आ जाएगा माइनस 1/2, माइनस 3/2 प्लस 1 किया तो आ गया माइनस 1/2, प्लस कांस्टेंट तो लगा ही है हमारे साथ में। माइनस 2 cos x, एक बार और लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा तो माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2 है तो इसे मैं अंडर रूट x लिख सकती हूँ, पावर माइनस में है और अंडर रूट आ जाएगा प्लस, तो यही मेरा सॉल्यूशन है। चलिए, तो मेरी इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी कैसे हम बेसिक रूल्स जो हैं उनको अप्लाई करेंगे। जल्दी से ये क्वेश्चन नोट कर ले। और अगला हम देखते हैं, अगर ax प्लस बी के फॉर्म में दिया है, फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, तो कैसे कहानी बनेगी ये हमको समझना है। ax प्लस बी वाले ही देख रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं कि जैसे हमने चेन रूल लगाया था डिफरेंशिएशन में कि अगर x के स्थान पर कुछ और है तो हम तब क्या करेंगे, उसी के लिए आपको ये बताया जा रहा है। रूल ये कहता है, जैसे मैं कहूं इंटीग्रेशन करना है आपको ax प्लस बी का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस बी वैसा का वैसा अपॉन में आ जाएगा a। मैं अगर कहूं इंटीग्रेशन करना है cos ax प्लस बी का, तो क्या आ जाएगा, cos का क्या होता है, साइन होता है, साइन ax प्लस बी, लेकिन जो x के साथ में है कांस्टेंट वो आ जाएगा अपॉन में, प्लस इंटीग्रेशन अगर आपको करना है साइन ax प्लस बी का, तो हो जाएगा, साइन का क्या होता है वैसे ही जैसे हम करते हैं cos होता है वैसा का वैसा cos x का, लेकिन x के साथ में जो है वो आ जाएगा अपॉन में, प्लस सी तो अभी भी लगाना ही है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और कुछ रूल्स है इसी में देखते हैं, मतलब लेकिन फॉर्म यही होना चाहिए, x की पावर 1 होनी चाहिए, उसी पे हम ये रूल लागू कर सकते हैं। x की पावर स्क्वायर है, x की पावर कुछ और है तो रूल अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ इसी फॉर्म में होना चाहिए। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। कुछ और रूल्स देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था
अगर है 1/ax+b और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन थोड़ा गंदा सा बन गया है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कैसे करें, क्या हो रहा है ये, क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसका भी हो जाएगा log x, x की प्लेस पर जो है वैसा का वैसा, लेकिन x के साथ में जो है उसको अपॉन में लेना है हमेशा। बस ये याद रख लो कि हमेशा जो x के साथ में है उसको लेना है अपॉन में। e की पावर के बारे में बात कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax+b dx है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। इतनी बातें मेरी आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ये बातें आप नोट कर लें चाहे तो, कि कौन सा रूल हम लगा रहे थे, ax+b फॉर्म में अगर आपको कुछ भी दिया है, ax+b फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में मिटा दिया था इसे, ठीक है। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल से बातें समझ में आती हैं हमको, ये कहानियां हैं सारी। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, मैं अगर कहूं इंटीग्रेशन करना है 1/3x+4 का, x की पावर 1 है, दिख रहा होगा एक जैसा, a की प्लेस पर 3 है, b की प्लेस पर 4 है, और x की पावर कितनी है, 1 है, तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये वाला। 1/x का कैसे करते हैं, log x हो जाता है, तो log 3x+4 हो जाएगा, और अपॉन में x के साथ में क्या है, 3 है, तो 3 आ जाएगा, हो गया खत्म। दूसरा एग्जांपल इसी में, इंटीग्रेशन करना है आपको e की पावर 3x, e की पावर 3x ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। e की पावर, देखो b कुछ भी हो, हमको b से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे b क्या है, कुछ नहीं है, मतलब b 0 है, तो क्या करें, कुछ नहीं, e की पावर 3x वैसा का वैसा जैसा हमने लिखा है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या है, x के साथ में 3 है, तो अपॉन में आ जाएगा 3। एक और देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला एग्जांपल, इंटीग्रेशन करना है आपको sin 7x - 4। अब यहाँ प्लस है माइनस है, वो सब कहानी है, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं +-4। तब इसका हम कैसे करें, वापस देखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर इस 4 के साइन से कोई मतलब नहीं है हमको, हमको किससे मतलब है, सिर्फ जो x के साथ में है, तो इस पे भी हम ये रूल लगा सकते हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस हो जाएगा 7x - 4, लेकिन x के साथ में क्या है, 7 है, तो 7 आ जाएगा अपॉन में। अब मेरी बातें सब सारी समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमको इन फॉर्म में जो कुछ भी है उनका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान में ये रखें कि x की पावर 1 होनी जरूरी है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, कुछ भी है तो हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। कहां से आया है, हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमको सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है ना। डायरेक्टली आप उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सारी बातें होने के बाद मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन लगभग हमारा खत्म होता है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए डेफिनेट इंटीग्रल की। अभी तक तो हमने देखा क्या, अच्छा हाँ वो एग्जांपल रहेगा था ना, सॉरी, कॉस स्क्वायर वाला, वो भी ले लेते हैं, वो इससे सॉल्व होगा। कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी थीटा मतलब किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ ऐसा कुछ, कॉस स्क्वायर का पता है क्या इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसा नहीं करना है इसको x मान के कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉस स्क्वायर का क्या होता है, उसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा, त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, ऐसी कुछ आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा +1, सभी ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार 10th की बुक उठा ले फिर से मैथ्स की और देख ले। यहां से हम निकाल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, निकाल ही सकते होंगे, क्या हो जाएगी, cos 2 थीटा -1/2 होता है cos स्क्वायर थीटा, कह सकते हैं ऐसा कुछ, हाँ या नहीं, बात समझ में आ गई मेरी। आइडेंटिटी लगाई है हमने ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति में जो हमने पढ़े थे सर्व समीकरण कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पर लगा दी है। मतलब इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, cos 2 थीटा -1/2। ऊपर की बातें हटा रही हूं मैं, आई होप सबने लिख ली होंगी। कर देते हैं इसका, हम लिखते हैं इसकी जगह पे हम ये पूरी टर्म cos 2 थीटा -1/2 डी थीटा, थीटा तो वही है, अभी भी कुछ चेंज हुआ नहीं है,
कर ले इसका 1/2 कांस्टेंट है, ये 1/2 पूरा कांस्टेंट है ना 2 नीचे का, इसको तो हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1 डी थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 वैसा का वैसा। cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा के लिए कौन सा रूल लगेगा, ax प्लस बी वाला। ax है हमारे पास 2 थीटा, यही रूल था ना हमारा, cos ax प्लस बी, इसका होता था इंटीग्रेशन करना है अगर तो क्या होता था sin ax प्लस बी अपॉन में a आ जाता था प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, a की प्लेस पर क्या है 2 है और किसकी रिस्पेक्ट में करे थीटा की, तो हम ये रूल लगा सकते हैं, लगा देते हैं। cos का हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा 2 जो थीटा के साथ में है, माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 का कुछ नहीं थीटा आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल आ जाता है, तो वही आ गया, प्लस c कांस्टेंट हमारा। ये बात मेरी समझ में आ गई होगी है ना शायद। ये आइडेंटिटी सर्वसमय का हमने लगाई है, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने ये पता किया क्योंकि हमको cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं पता है क्या होता है, cos थीटा का पता है पर इसका पता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा कुछ रख दिया है। चलिए ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन का जो इनडेफिनेट वाला पार्ट है, जब बिना लिमिट के है ना, वो खत्म होता है। लिमिट रखना भी बहुत सरल है, वो तो और ज्यादा इजी, क्योंकि उसमें सी की कोई बात नहीं होगी है ना, डायरेक्टली लिमिट रखना है और आंसर आ जाएगा। उसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, पहले समझते हैं लिमिट कैसे रखनी है। अगर मैं कहूं आपको भाई का इंटीग्रेशन करना है, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन ऑफ भाई डी एक्स, आपको x की लिमिट दी है a और x की लिमिट दी है b, तो इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। मतलब x की लोअर लिमिट क्या है, इसे हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ x, और ये जो है लोअर लिमिट ऑफ x। हमेशा लिमिट किसकी रहेगी, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी x की वैल्यू की रहेगी। x कहां से कहां तक जा रहा है, जैसे अगर मैं टाइम की बात करूं, t है आपका है ना, टाइम है, उसके रिस्पेक्ट में आप किसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो लिमिट किसकी रखेंगे, टाइम की, कहां से टाइम कहां तक जा रहा है, तो लिमिट ऐसे कुछ रखते हैं। अब लिमिट रखेंगे तो आंसर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आंसर, एग्जाम्पल से देखते हैं डायरेक्टली। इंटीग्रेशन करना है, भाई आपको दिया है x3, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिमिट दी है आपको -1 से लेकर 2 तक, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। क्या करो, पहले तो इंटीग्रेशन कर दो। x³ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 4/4। लिमिट क्या है, लिमिट अभी हमने नहीं रखी है, x के स्थान पर आपको ये लिमिट रखनी है, मेरी बात समझ रहे हो, -1 से लेकर 2 तक की। पहले रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 2 है, जो यहाँ लिखी होती है वो अपर लिमिट, पहले उसी को रखो। रखो x के स्थान पर 2 की पावर 4/4, चाहो तो 1/4 आगे भी ले सकते हो, फिर भी लिमिट रख सकते हो। 1/4 मैंने ये वाला आगे ले लिया, क्योंकि उस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा। लिमिट तो कहाँ रख रहे हैं हम, x के स्थान पर रख रहे हैं। रखो 2 की पावर 4 माइनस ही लगाना है बीच में, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ है ना, कि मान लो इंटीग्रेशन करने पर जो आया उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद मानो क्या आया, f ऑफ x आया, तो f ऑफ x और लिमिट है a से लेके b तक, तो पहले एक बार b रखो, अपर लिमिट रखो, माइनस लोअर लिमिट रख के आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं। 1/4 तो हमने बाहर पहले तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने x³ का, फिर से समझ ले एक बार। x³ का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 4/4, पावर +1, नीचे +1। 1/4 को हमने बाहर ले लिया, ये वाले को पहले लिमिट रखी हमने अपर वाली, x की जगह पे हमने 2 रखा, 2 की पावर 4, माइनस लगाना ही है, और फिर कौन सी लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट, तो -1 की पावर 4। कितना हो जाएगा, 1/4 तो ऐसा का ऐसा, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, माइनस ये कैसा हो जाएगा, +1 आएगा, पावर इवन में है ना पावर, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 का 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इवन है ना, सम संख्या है ना पावर में, तो कितना आ गया 1/4, 16 -1 हो गया 15/4। लिमिट रखनी समझ में आ गई होगी। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं और इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करते हैं। आपको अगर दिया है इंटीग्रेशन करना है आपको 9x², लिमिट आपको दी है, लिमिट छोटी सी ले लेते हैं, 0 से लेके दिया है
1 तक, 0 से 2 तक ले लेते हैं, 0 से 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, लिमिट दी है 0 से लेकर पाई बाय 2, ऐसा कुछ दिया है। प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। और लिमिट दी है तो कांस्टेंट की बात तो आती नहीं है, साथ में कांस्टेंट नहीं लगेगा। कैसे करेंगे, पहले तो इसको कर लो इंटीग्रेट, 9 कांस्टेंट है वैसा का वैसा, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 पावर +1 अपॉन +1, लिमिट तो रखना ही है। 0 से कहां तक लिमिट है इसकी, 2 तक है, ये इसकी लिमिट है सिर्फ, है ना, इस वाले पार्ट के लिए। cos x का होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट दी है 0 से लेकर पाई बाय 2, लिमिट रख दें। पहले तो ये कैंसिल कर दें, 3 कांस्टेंट है, लिमिट रखना है। 3 कैसे आया समझ में आ गया सभी को, लिमिट रख दो 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, ऐसा ही कुछ होगा। अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, कितना आएगा सॉल्व करने पर, 3 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 प्लस साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, साइन 90, पाई बाय 2 मतलब 90, कितनी वैल्यू होती है साइन 90 की 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर आ जाएगा 24 प्लस 1, आंसर विल बी 25। तो इससे आपको लिमिट रखना समझ में आई होगी। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी रहती है, लोअर से लेकर अपर तक जा रही है वेरिएबल की वैल्यू, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो हमने ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 क्वेश्चन, यहाँ से सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस नोट कर लें जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चंस आपको बुक्स वगैरह में इजीली मिल जाएंगे, फिजिक्स की बुक्स में या कहीं पे भी, मैथ्स की बुक में। कुछ एग्जांपल्स लिख लें, है ना, इनको इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, सारे हम इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे जितने हमने आज इंटीग्रेशन में पढ़े हैं। बेसिक इंटीग्रेशन के लिए भाई आपको दिया है cos x प्लस 7x², y की वैल्यू आपको दी है साइन स्क्वायर थीटा, आपको y की वैल्यू दी है e की पावर 7x प्लस 5, y दिया है 1/3x प्लस 2। छोटे छोटे से हैं, एक लाइन में खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन। y की वैल्यू, अब लिमिट वाली बात आ जाती है ना, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन थीटा का, लिमिट है यहाँ पर 0 से लेके पाई बाय 2, इंटीग्रेशन करना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा का, लिमिट है यहाँ पर पाई बाय 2 से पाई। अगला है इंटीग्रेशन करना है हमें, लिमिट है -1 से लेके 7 तक, और वेरिएबल है 6x⁵ dx। और एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, 8th, है ना, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेशन करना है u से लेके v तक, आपको दिया है mv dv, v कांस्टेंट, m कांस्टेंट है, आपको इंटीग्रेशन करना है v का विद रिस्पेक्ट टू dv, और आपका जो लिमिट है u से लेके v तक है। इसका आंसर मैं चाहे तो आपको बता देती हूँ, इसका आंसर क्या आने वाला है 1/2m v² माइनस u², ये इसका इंटीग्रेशन करने पर आपका आंसर आएगा 8th वाले का, है ना। बाकी क्वेश्चन तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। इसमें आपको लिमिट रखनी है किसकी प्लेस पर, v का पहले तो आप इंटीग्रेशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन करने के बाद m कांस्टेंट है, मैं बता दे रही हूँ, है ना, m को लेकर कंफ्यूज मत होना, m कांस्टेंट है। v का हम रखेंगे अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u रखेंगे v की प्लेस पर, v का इंटीग्रेशन करने के बाद, तो आपको ये आंसर मिलना चाहिए। तो ये हमारे आज का पार्ट था, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में इससे ज्यादा कुछ कहानी और नहीं बनेगी, जितनी बातें थी हमने सारी डिस्कस कर ली हैं इंटीग्रेशन के केस में। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ये बातें सारी समझ में आने लगेंगी, और फिजिक्स पढ़ने से पहले अगर हम ये सारी चीजें क्लियर कर लें तो हमारे लिए फिजिक्स पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर छोड़कर सेकंड से ही हमारे लिए क्या बातें आ जाती हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो कहीं ना कहीं हमको डिफिकल्टी दे सकते हैं हमारे क्वेश्चंस में। सो थैंक यू, वीडियोस देखते रहें और पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करना ना भूलें। एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करें, इतने क्वेश्चंस भी अगर आपने ट्राई कर लिए तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी इस वीडियो की। थैंक यू एवरीवन।